नमस्कार मित्रों, आज की तारीख है 22 अगस्त बुधवार 22 अगस्त 2012। ये वीडियो है नरेंद्र मोदी जी के ऊपर, मतलब और सारे उससे रिलेटेड जो पॉइंट्स है। तो इस बात में तो कोई डाउट नहीं है कि जितने भी मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है गुजरात में, मुझे डाउट नहीं है कि जितने भी चीफ मिनिस्टर है पूरे भारत में पिछले 15 साल में जितने हुए, और भारत में जितने मिनिस्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट में, प्राइम मिनिस्टर, बाकी मिनिस्टर, तो उनमें ये सबसे खराब का सबसे अच्छे या सबसे कम खराब, दो में से जो भी सबसे अच्छे या सबसे कम बुरे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। उनके कुछ प्लस पॉइंट जो उभर के आते हैं वो है कि नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, वो ज़ीरो है। बाकी कोई भी मिनिस्टर देख लो तो अधिकतर मिनिस्टर में भाई भतीजावाद है, इसमें सबसे कम है। फेवरेटिज्म यानी कि अपने ही दोस्तों को, अपने यार दोस्तों को पॉलिटिकल पोजीशन देना, वो भी रिलेटिवली कम है। अपने पड़ोसियों को, अपने गांव के आदमियों को बड़ी बड़ी पोस्टों पे रखना, वो भी कम है। पॉलिटिकल फेवरेटिज्म अलग होता है कि जिस व्यक्ति ने पॉलिटिक्स में बरसों से काम किया है उसको पोस्ट देना, वो तो एक्सपेक्टेड होता है। तो फेवरेटिज्म भी सबसे कम है, 0 न के बराबर। और ओवरऑल बाकी राज्यों की तुलना में काफ़ी अच्छा है, बाकी राज्यों की तुलना में। लेकिन बात आगे आके आती है और कि 2014 में, तो 2014 में प्रधानमंत्री बनने की संभावना उनकी सबसे ज़्यादा है। शायद मैं कहूँगा 100% गारंटी कहना हो तो भी कोई एग्जैजरेशन नहीं होगा, क्योंकि बाकी जो मिनिस्टर है जैसे चिदम्बरम है कांग्रेस के, या प्रियंका गांधी, राहुल गांधी तो वोंट बी पीएम कैंडिडेट, प्रियंका गांधी विल बी पीएम कैंडिडेट। और बाकी पार्टियों के हैं, नीतीश कुमार है, शायद अन्ना पार्टी भी अपना कोई कैंडिडेट प्रोजेक्ट करे या वो नीतीश कुमार को सपोर्ट कर दे। तो और बीजेपी के अंदर भी कोई खास पीएम कैंडिडेट नहीं है, शायद सुषमा स्वराज और आडवाणी अपने आप को प्रोजेक्ट करे। तो ये जितने भी 10-15 पॉसिबल वायबल पीएम कैंडिडेट है उनमें इनकी संभावना सबसे ज़्यादा है आम पब्लिक में, और फेसबुक और कुछ जैसे सोशल मीडिया में इनकी पब्लिसिटी, पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा है। लेकिन अभी जो माहौल है कि नरेंद्र मोदी पीएम बन जाएंगे तो सारे प्रॉब्लम कम हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे, इसी तरह का माहौल 1996 में, 1995, 1996 में भारत में था कि वाजपेयी एक बार प्रधानमंत्री बन जाए तो भारत की अधिकतर समस्याएं कम हो जाएगी। जितना अभी नरेंद्र मोदी के लिए पॉजिटिव एनर्जेटिक माहौल है उतना ही वाजपेयी के लिए 1995 में था। अभी जो वोटर है 20 से 35 साल की उम्र के, तब उनकी उम्र रही होगी 5 से लेके 15-20 साल की, तो उनको ये 1995 की घटना का इतना अंदाज़ नहीं होगा। और अभी जो ये सोशल मीडिया और टीवी हुआ है उसका एक एडवांटेज है कि कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, पर एक डिसएडवांटेज भी है कि अभी की जो जनरेशन है 20 और 35 वर्ष के लोग जो है, वो अपने से 15 साल बड़े, 15-20 साल बड़े, 25 साल बड़े उनके पेरेंट्स या तो उनके अंकल या तो उनके फैमिली मेम्बर या तो पड़ोस में हैं, उनके साथ अभी उनका पॉलिटिकल डिस्कशन बिल्कुल कम हो गया है। तो आज से 20 साल पहले पॉलिटिकल माहौल क्या था उसके बारे में अभी जो 20 और 35 साल की उम्र के लोग हैं उन्हें कोई आइडिया ही नहीं है। तो उन्हें इस बात का अंदाज़ नहीं है कि आज से 15-20 साल पहले भारत में यही माहौल था कि वाजपेयी प्रधानमंत्री बनेंगे तो एक के बाद एक सारी समस्याएं हल हो जाएगी। मुझे वाजपेयी पे 2 पैसे का भी भरोसा नहीं था, लेकिन मुझे इतना भरोसा था कि जब वाजपेयी की, बीजेपी की, आडवाणी की सरकार आएगी तो बांग्लादेशियों को भगा देंगे और आने से रोकेंगे, कम से कम इतनी उम्मीद थी। तो वो उम्मीद भी खरी नहीं हुई। बांग्लादेशी जो बीजेपी का 6 साल का शासन रहा उसमें बेरोक-टोक आते रहे। शुरुआत में थोड़ी सी कमी आई थी, बाद में जब बीजेपी के नेताओं को भी सऊदी अरेबिया का पैसा मिलने लगा तो उन्होंने भी सारे बांग्लादेशियों को भगाने के, कानून बनाने की योजना
पोस्टपोन कर दी, यानी जंक कर दी, और नेशनल आईडी सिस्टम कुछ नहीं बनाया ताकि नए बांग्लादेशी ना आ सके, और बांग्लादेशियों को आना बेरोक चालू रहा वो 6 साल के समय में। तो ये मान लेना कि प्रधानमंत्री एक अच्छा आदमी प्रधानमंत्री बनेगा तो सारी समस्या हल हो जाएगी, वो गलत है। उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो वो प्रधानमंत्री बनेंगे कैसे जब 300 एमपी 273 एमपी उन्हें पार्लियामेंट में वोट देंगे। तो फिर ये मान के चलना लोकसभा में, ये मान के चलना कि 300-350 एमपी भी स्वच्छ आ जाएंगे 2014, 2 साल जितने छोटे पीरियड में, ये अतिशयोक्ति है। ये मान लो कि भाई एक पीएम ईमानदार होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। हिंदुस्तान को काफ़ी ईमानदार पीएम मिले, जैसे लाल बहादुर शास्त्री, देवी इंदिरा अम्मा, और राजीव गांधी के बारे में भी जो कहा जाता है वो मिश्रित है। उन्होंने सिखों के हत्याकांड में वो पूरी तरह उनका इन्वॉल्वमेंट है, और इट वाज अ क्रिमिनल एक्ट, उसके लिए उनको फांसी होनी चाहिए, लेकिन उसके बाद उनके सामने जो भ्रष्टाचार के आरोप है वो गलत है। और उन्होंने इंडिया में टेलीफोन का सेक्टर इंप्रूव करने की कोशिश की, कंप्यूटराइजेशन इंप्रूव करने की कोशिश की। साम पित्राड़ो को वही लाए थे ताकि भारत में कंप्यूटराइजेशन और टेलीकम्युनिकेशन काफ़ी जल्दी आगे बढ़ सके, लेकिन उन्हें भी कोई सफलता नहीं मिली। और उसके यही रीज़न होते हैं कि एक अच्छा आदमी पीएम बन गया। यार लाल बहादुर शास्त्री को भी बहुत बड़ी सफलता नहीं मिली, हर एक पीएम को कुछ माइलस्टोन सफलताएं मिली। जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने खेती के क्षेत्र में बहुत बड़ी उन्नति की, सेना को थोड़ा मजबूत बनाया। देवी इंदिरा अम्मा ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, फिर ये एटॉमिक बॉम्ब बनाया। तो अच्छा नेता आता है उससे गारंटीड फ़ायदे होते हैं। लेकिन ये मान लेना कि अच्छा आदमी आएगा पीएम बनेगा तो बहुत बड़े गुणात्मक परिवर्तन होंगे, वो गलत है। क्योंकि एक तो जो 550 एमपी होंगे लोकसभा में, उनमें से अधिकतर अब मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरियों के एजेंट बन चुके हैं। और जो नया लॉट है उसमें भी ऑलरेडी मल्टीनेशनल मिशनरी कंपनियों का काफ़ी पेनिट्रेशन है, जैसे अरविंद गांधी है, अन्ना है। बीजेपी के अंदर भी आधे से ज़्यादा एमपी बिके हुए हैं। उमा भारती ने खुद एक बार बोला था कि ये बीजेपी के एमपी है, वो भी कांग्रेस की तरह 7 स्टार लाइफस्टाइल जीते हैं। 7 स्टार लाइफस्टाइल मतलब पैसा, दारू, सब कुछ आ गया। कि ये लोग ऑफिस से निकलते हैं मंत्रालय से शाम को 7-8 बजे और सीधा 7 स्टार होटल में जाते हैं, और सुबह वहीं से वो मंत्रालय आते हैं। तो इसी एमपी, अधिकतर एमपी ऐसे ही होंगे। और मान लो इस तरह के एमपीओं को, उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छे आदमियों को टिकट देने की कोशिश की, तो ऑलरेडी मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरियों के पास बैकअप है। बैकअप प्लान क्या है कि वो अरविंद गांधी को एक बहुत बड़े नेता, अच्छे नेता की तरह उभारेंगे। एजुकेटेड मिडिल क्लास वोट कम हो जाएंगे और बीजेपी हार जाएगी। कांग्रेस और बाकी पार्टियों की मेजोरिटी आ जाएगी, किसी न किसी तरह का गठबंधन हो जाएगा। मतलब जैसे ही 214 पास में आएगा, मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरी वो बीजेपी को धमकाएगी कि या तो तुम हमारे एजेंटों को टिकट दो, और यदि हमारे एजेंटों को टिकट नहीं दिया तो हम अन्ना और अरविंद गांधी की पार्टी को इतना हीरो की तरह प्रोजेक्ट करेंगे कि अधिकतर मिडिल क्लास, एजुकेटेड मिडिल क्लास वोट है वो उनकी ओर चले जाएंगे, और मेजोरिटी तो क्या 150 सीट भी बीजेपी को नहीं मिलेगी। तो इसलिए फिर बीजेपी को कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बीजेपी के अंदर जो मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरियों के एजेंट हैं उनको टिकट देनी पड़ेगी। तो आधी बाजी तो वहीं ख़त्म हो गई। उसके बाद कोई बहुत अच्छा आदमी पीएम बन जाए और उसने 2-4 अच्छे कानून लोकसभा में पास कर दिए, तो राज्यसभा में तो मेजोरिटी है नहीं। राज्यसभा तो 2 साल में, हर 2 साल 1/3 रिटायर होती है। अभी तो राज्यसभा में बीजेपी की या नरेंद्र मोदी की कोई मेजोरिटी है नहीं, 2014 में भी होने नहीं वाली। तो लोकसभा में 2-4 अच्छे कानून पास कर भी दिए तो राज्यसभा में रुक जाएंगे। राज्यसभा ने पास कर दिए तो जुडिशरी तो बैठी है, वहाँ तो सब एक से बढ़कर एक एजेंट लोग बैठे हैं। हम ये अपने क्या जजमेंट गिनाओ, ऐसे देखो कि जो जुडिशरी कसब की फांसी 1.5 साल से रोके हुए हैं, क्योंकि सऊदी अरेबिया के लोगों ने, जिन्होंने ये पूरा फंडिंग करते हैं टेररिस्ट मूवमेंट का, उन्होंने जो कुछ वकीलों को पैसा दिया, और वो वकील है, वो काफ़ी पावरफुल वकील है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और फांसी रुकवा दी कसब की।
ये दिखाने के लिए कि भाई देखो हम अपने आदमी को बचा नहीं सकते तो क्या हुआ, लंबी आयु तो दे सकते हैं। इसलिए मोहम्मद अफजल की भी फांसी रुकी हुई है। उसमें ये चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, इन लोगों का हाथ है। और कसब की फांसी रुकी हुई है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज है, उसने स्टे ऑर्डर दे दिया है फांसी पे। तो अच्छा एमपी, अच्छा पीएम बन गया तो लोकसभा में कानून अच्छे पास होंगे उसकी गारंटी नहीं है। पहले तो उसने बहुत ज़्यादा अच्छाईगिरी दिखाने की कोशिश की तो लोकसभा के सदस्यों को पैसा देके सपोर्ट तोड़ा जा सकता है, जैसे कि वाजपेयी पर राष्ट्रवादी लोगों का दबाव था। 1997 की बात कर रहा हूँ। गोविंदाचार्य और अन्य राष्ट्रवादी लोग जो थे, सच्चे राष्ट्रवादी, उन्होंने दबाव किया वाजपेयी पर कि पोखरान 2 होना चाहिए। वाजपेयी नहीं करना चाहते थे, लेकिन इतना दबाव बढ़ा कि उनको पोखरान 2 करना पड़ा। तो अमेरिका ने तुरंत पैसा फेंकना शुरू किया कि भाई वाजपेयी की सरकार गिरानी है। नतीजा क्या हुआ, जयललिता ने सपोर्ट वापस खींच लिया। जयललिता का भी सपोर्ट वापस नहीं खींचता था तो हाईकोर्ट के जज ने उसको जेल तक पहुंचा दिया। सुब्रमण्यम स्वामी ने उसके खिलाफ केस फाइल कर दिया। सच्चे झूठे जो भी है, भ्रष्टाचार किया होगा नहीं किया होगा कौन जाने, पर हाईकोर्ट के जजों ने जयललिता को जेल तक पहुंचा दिया। जयललिता ने सपोर्ट वापस खींचना पड़ा उनको, वाजपेयी की सरकार गिर गई। तो अभी बीजेपी की सरकार 2014 में आएगी, उनको भी स्पष्ट बहुमति मिलने के तो चांस नहीं है। स्पष्ट बहुमति मिल गई तो पार्टी में स्प्लिट हो सकता है, जैसे गुजरात में हुआ था 1996 में। हजूरिया खजूरिया, आप गूगल करो हजूरिया खजूरिया, शंकर सिंह वाघेला, केशुभाई पटेल, आप गूगल करोगे तो आएगा कि बीजेपी के 125 एमपी थे और कुछ 30-40 एमपी अलग हो गए थे और अलग पार्टी बनाई थी, फिर वो कांग्रेस से जा मिले। यानी पार्टियों में दरार पड़ सकती है, या तो दरार ना पड़े तो एमपी को बड़े पैमाने पे खरीद के पीएम बदला जा सकता है। और वो यदि नाकामयाब रहे तो एसेसिनेशन तो हो ही सकता है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री की हत्या हो गई, देवी इंदिरा अम्मा की हत्या हो गई, राजीव गांधी की हत्या हो गई। दुनिया में बहुत सारे प्रधानमंत्रियों की हत्या हुई है। फिर कुछ अपवाद लोग देते हैं कि भाई अमेरिका है वो फिडेल कास्त्रो की हत्या नहीं करा पाया। उसकी वजह यह है कि फिडेल कास्त्रो ने उसकी जान पर जब जानलेवा हमला हुआ तो उसने ऑलरेडी दक्षिण अमेरिका के देशों में सैनिक मदद पहुंचाना कम कर दिया। यानी अमेरिका फिडेल कास्त्रो को दबाने में सक्सेसफुल हुआ, भले ख़त्म नहीं कर पाया। फिर अमेरिका ने फिडेल कास्त्रो को ख़त्म क्यों नहीं किया? पूरा ख़त्म इसलिए नहीं किया क्योंकि उनको भय था कि फिडेल कास्त्रो को यदि मार डाला और उसकी जगह दूसरा आया, वो ज़्यादा एग्रेसिव हो गया। और रूस तो बैकिंग दे ही रहा है क्यूबा को, उस समय भी दे रहा था, आज भी दे रहा है। तो रूस क्यूबा के अंदर केमिकल वेपन, बायोलॉजिकल वेपन, न्यूक्लियर वेपन के कारखाने शुरू कर सकता है या तो वेपन्स डिप्लॉय कर सकता है। तो क्योंकि क्यूबा अमेरिका के इतना नज़दीक है कि उसको एक बार यदि गलत हो गया तो बड़े पैमाने पे अमेरिका को नुकसान हो सकता है, इस भय से अमेरिका ने उसे बाद में छेड़ना बंद किया। लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसा कोई भय नहीं है। यदि भारत के प्रधानमंत्री की हत्या करनी हो तो हम अमेरिका पे कोई डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते। इसलिए अमेरिका डायरेक्टली नहीं, जो मल्टीनेशनल कंपनियां मिशनरी है वो डायरेक्टली यदि हत्या न कराए प्रधानमंत्री की तो दूसरे स्रोतों के द्वारा किसी आतंकवादी को पैसा दे दिया या तो किसी असंतुष्ट व्यक्ति को उकसाया कि भाई ये मरेगा तो हम तुमको पीएम बनाएंगे, उसके द्वारा हत्याएं हो सकती है। और अनेकों हत्याएं हुई है, जैसे जनरल जिया की CIA ने हत्या कराई थी। और पाकिस्तान तो पूरा हत्याओं से भरा पड़ा है, बांग्लादेश में हत्याएं हुई है। आप पूरी दुनिया का इतिहास देख लो तो ऐसे देखो तो हिंदुस्तान में कम हत्याएं हुए, पर वो कम भी कितनी है। लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या हो गई, देवी इंदिरा अम्मा की हत्या हो गई क्योंकि देवी इंदिरा अम्मा पोखरान 2 कराना चाहती थी। पोखरान 2 की सारी तैयारी जुलाई 1984 में हो चुकी थी, बटन दबाने की देर थी, और जुलाई अगस्त में हो चुकी थी। और देवी इंदिरा अम्मा ने सोचा कि नवंबर दिसंबर में पोखरान 2 कराएंगे ताकि जनवरी 1985 में जब इलेक्शन आए तो इलेक्शन में थोड़ा बहुत फ़ायदा हो। और उस देरी में अक्टूबर 1984 में देवी इंदिरा अम्मा की हत्या हो गई। और उस हत्या के पीछे भी आप देखिए कि जो 2 गार्ड थे सतवंत सिंह, बीएन सिंह को, उनको 3 बार पेरीफरी पे रखा गया, लेकिन 3 बार उनकी ड्यूटी पेरीफरी से चेंज होकर गेट के पास रख दी किसी ने।
मतलब जो सिक्योरिटी ऑफिसर था, चीफ इंचार्ज, उसने 3 बार इस तरह से ट्रांसफ़र किया। यानी पैसा दिया था ऐसा नहीं था, लेकिन सिक्योरिटी ऑफिसर को पता था कि ये 2 लोग इंदिरा गांधी से बहुत ही खफा है, तो इनको गेट के पास रखा जाए ताकि इनके हत्या के चांस बढ़ जाए। तो एक तो अच्छा पीएम आने की संभावना 100% मान लो, तो 500 में से 300 एमपी अच्छे होंगे, ये संभावना 0 है। वो एमपी बिकेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, वो संभावना 0 है। अच्छे कानून लोकसभा में पास हो गए तो राज्यसभा में पास हो गया, वो संभावना भी 0 है। उसने पास कर दिए तो जुडिशरी पास कर देगी, वो भी गलत ख्याल है। और बाद में एसेशन भी हो सकता है। अंत में ये सारे मान लो एसेशन भी नहीं हुआ तो बाहरी आक्रमण का तो खतरा है ही। बाहरी आक्रमण यानी कि चीन, अमेरिका हथियार, भारत को हथियार देना कम कर दे, तो चीन मौके की राह देख रहा है कि कब भारत पे आक्रमण करके उसके 10-15 टुकड़े कर दिए जाए। और एक टुकड़ा नॉर्थ ईस्ट उसको हथियार लेना है, कश्मीर को मेहनताना के स्वरूप में वो कश्मीर दे देगा पाकिस्तान को। मतलब चीन यदि अटैक करेगा तो डायरेक्टली नहीं करेगा, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश को बड़े पैमाने पे हथियार देगा, सैटेलाइट हेल्प देगा, सऊदी अरेबिया पैसे दे देगा, और पाकिस्तान और बांग्लादेश अटैक करेंगे। और पाकिस्तान और बांग्लादेश के पास यदि चीन के हथियार आ जाते हैं और भारत को उस समय अमेरिका और फ्रांस हथियार देना कम कर दे या स्पेयर पार्ट भेजना बंद कर दे, तो भारत की स्थिति बहुत खतरे में आ सकती है। यानी मैं यहाँ तक कहूँगा कि यदि भारत को अमेरिका के, फ्रांस के, ब्रिटेन के हथियार मिलना बंद हो जाए, स्पेयर पार्ट मिलना बंद हो जाए, और पाकिस्तान और को चीन के ए ग्रेड वेपन मिलने शुरू हो जाए, तो पाकिस्तान की सेना मद्रास तक, कलकत्ता तक पहुंच सकती है। इसमें कुछ रोकने के लिए नहीं है, क्योंकि एक बार सेना रूपी दीवार टूट गई तो भारत के लोगों के पास तो लड़ने के लिए बंदूकें क्या, नेल कटर भी नहीं है। भारत में कितने लोगों के पास बंदूक है? सेना और ये सीआरपीएफ को छोड़ के मुश्किल से 30-35 लाख। तो वो रोकने में बिल्कुल अपर्याप्त है। और जो क्रूज़ मिसाइल है चाइना के पास, उसके खिलाफ हमारे पास कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है। मतलब क्रूज़ मिसाइल पाकिस्तान की बॉर्डर से फेंका जाए तो वो बेरोक टोक लखनऊ तक के रेडियस में, लखनऊ तक के रेडियस में कोई भी पावर स्टेशन, कोई भी पावर प्लांट, कोई भी ब्रिज, कोई भी एयरफोर्स का हैंगर, कुछ भी नष्ट कर सकता है। तो एग्रेशन हुआ है इतिहास में भी बहुत बार कि जब नेताओं ने दबने से मना कर दिया तो युद्ध कर दिया। जैसे गद्दाफी ने दबने से मना कर दिया, गद्दाफी के असैसिनेशन का प्रयत्न सफल नहीं हुआ तो एक्सटर्नल एग्रेशन कर दिया, या इंटरनल इंसर्जेंसी जैसे भारत में 2 करोड़ बांग्लादेशी है, उनको हथियार दो बड़े पैमाने पे, नक्सलवादी है उनको हथियार दो बड़े पैमाने पे, 2 इंसर्जेंसी हो गई, देश के 2-3 टुकड़े हो गए। सीआईए ने किस तरह से नेपाल में राजा को बर्खास्त करवाया कि उसने नक्सलवादियों को बड़े पैमाने पर हथियार दिए, मिशनरियों ने। तो इंटरनल इंसर्जेंसी यानी कि 2 करोड़ बांग्लादेशी और नक्सलवादियों के द्वारा बड़े पैमाने पे इंटरनल इंसर्जेंसी कराई जा सकती है, एक्सटर्नल एग्रेशन भी कराया जा सकता है यदि नेता दबने से मना करे तो। फिर जब स्ट्रांग लीडर होता है या डिक्टेटरशिप में, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि उसके नीचे का स्टाफ है वो बहुत जल्दी करप्ट हो जाता है। 2 ऑप्शन होते हैं नेता के पास कि वो जो पब्लिक में जो बड़े पैमाने पे विरोध हो रहा है उसको होने दे। जैसे अमेरिका है, पश्चिम के देश हैं, वहाँ पे तुम किसी भी नेता के बारे में जो विरोध करना है तुम्हें छूट है। तुम्हें पोस्टर लगा के घूम सकते हो, तुम्हें अखबार में एडवर्टाइज देना हो नेता के खिलाफ दे सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन यदि नेता ने विरोध दबाने की कोशिश की कि भाई जो भी विरोध करेगा उसको जेल में बंद कर दूंगा, जैसे देवी इंदिरा अम्मा ने वो गलती 1977 में की थी, तो एक बार विरोध करना खत्म हो जाए, यानी उसके अधिकारी इस बात पे लोगों का दमन करना शुरू कर देते हैं, पैसा ऐंठना, उनको जेल भेजना कि ये आदमी साहब आपका विरोध कर रहा था। उसके घर पे थोड़े बहुत पोस्टर मिल जाएंगे, कागज़ मिल जाएंगे जिसमें कि डिक्टेटर के विरोध की पत्रिका है कि आपका विरोध कर रहा था। यानी अधिकारी की जिस किसी से आदमी से दुश्मनी हो कोई भी वजह से, उसको किसी भी तरह से वो जेल में बंद करवा देगा, उससे पैसे ऐंठेगा। और जो लोअर स्टाफ होता है उसका प्रताड़न, उसका अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जाता है। जो इमरजेंसी में हुआ, इमरजेंसी में जो पुलिस और कलेक्टर लेवल के ऑफिसर थे वो इतने करप्ट हो गए और लोगों को इतने लूटने लगे कि इंदिरा गांधी 1977 में फिर इलेक्शन हार गई।
और लीबिया में भी वही हुआ। लीबिया में बड़ी संख्या में जो लोग थे वो गद्दाफी के खिलाफ हो गए, क्योंकि गद्दाफी का स्टाफ था वो बड़े पैमाने पे रिश्वतखोरी और दमन करता था, और उनकी कंप्लेन गद्दाफी तक पहुंचती नहीं थी, क्योंकि हर तरह के डिसेंट, हर तरह के प्रोटेस्ट पे एक तरह का बैन लग गया था। और जो जूनियर स्टाफ होता है उसकी काम करने में रुचि क्यों कम हो जाती है कि वो देखता है कि यदि कोई अच्छा काम करेगा तो फोटो तो डिक्टेटर का छपेगा, बड़े नेता का छपेगा। कि आज मान लो मैं कहीं बहुत बड़ा काम करता हूँ, मैंने कोई बहुत अच्छी स्कूल चलाई या तो कोई बहुत अच्छा पावर प्लांट बनाया या कुछ भी किया कि जिससे फ़ायदा हो रहा है देश को, तो नाम मुझे नहीं मिलेगा, नाम तो बड़े नेता को मिलेगा, तो उसकी फिर काम करने की रुचि वैसे ही कम हो जाती है। जबकि जो मैं स्ट्रक्चर प्रपोज कर रहा हूँ राइट टू रिकॉल में, उसमें राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर, यानी पुलिस कमिश्नर सीधा पब्लिक को रिस्पॉन्सिबल है। यदि वहाँ पे ज़िले में क्राइम कम हुए, एट्रोसिटी, पुलिस एट्रोसिटी नहीं है, पुलिस में करप्शन नहीं है, तो उसका क्रेडिट सीधा कमिश्नर को मिलेगा। तो वो देखेगा कि मेरा काम अच्छा है तो अब मेरे होम मिनिस्टर बनने के चांस बढ़ गए। लेकिन इसमें तो कोई भी अफसर अच्छा काम करेगा ऊपर से नीचे तक तो क्रेडिट टॉप लीडर को जाएगा, डिक्टेटर को जाएगा। तो उसमें जो नीचे का स्टाफ होता है, ईमानदार स्टाफ होता है, उसकी काम करने की रुचि है वो कम हो जाती है, और जूनियर स्टाफ उनके नाम पे अत्याचार पैसा इतना शुरू कर देता है। अब अंत में आता है कि जो 1991 के बाद दूसरी सिचुएशन आ गई है वो कि हमारा अधिकतर मीडिया बिका हुआ है। तो मान लो एक अच्छा आदमी नेता बन गया और उसने मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरियों के खिलाफ लॉन्ग टर्म प्लानिंग, लॉन्ग टर्म वे में या शॉर्ट टर्म वे में काम करना शुरू किया, तो मीडिया तो मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरियों के कब्जे में है। वो बड़े पैमाने पे कुप्रचार करके उसको बदनाम कर देंगे और एक आध दो जज को उसके खिलाफ पैसा देके जजमेंट ले लेंगे उसके खिलाफ, जैसे देवी इंदिरा अम्मा के साथ हुआ। देवी इंदिरा अम्मा ने पोखरान 2 किया, अमेरिका को अच्छा नहीं लगा, रशिया को अच्छा नहीं लगा, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, वो भी रशिया को, वो अमेरिका को अच्छा नहीं लगा। इंदिरा गांधी ने योजना बनाई थी कि पाकिस्तान पे हमला करके पाकिस्तान के 5 टुकड़े कर देना है, बांग्लादेश के 4 टुकड़े कर देना है, कश्मीर और बांग्लादेश का उत्तरी हिस्सा भारत में मिल जाएगा। वो रशिया को भी अच्छा नहीं लगा। देवी इंदिरा अम्मा ने जो पाकिस्तान के टुकड़े करने की योजना बनाई थी, रशिया ने मना कर दिया था उस पर, और इंदिरा गांधी ने फिर भारत के अंदर हथियारों का उत्पादन शुरू किया, तो वो भी रूस को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उससे रूस का एक्सपोर्ट कम हो जाता, वेपन एक्सपोर्ट। तो बड़े पैमाने पे उन्होंने अखबार वालों को पैसा देना शुरू किया। तो अखबार वालों ने इतना नेगेटिव प्रोपागेंडा शुरू किया देवी अम्मा के खिलाफ कि भाई कहीं कांस्टेबल किसी को 2 चांटा मारता है तो भी गलती इंदिरा गांधी की। मतलब रिपोर्टिंग उस ज़माने में ऐसा होता था। ये मैं आपको 1975 टू 1977 की बात कर रहा हूँ। उस समय इंडियन एक्सप्रेस, जनसत्ता, और जनसत्ता उस समय इंडियन एक्सप्रेस के अंडर ही था, लोक सत्ता, वो बहुत बड़े अखबार थे, और 24 घंटा वो देवी इंदिरा अम्मा के खिलाफ छापते रहते थे, जहर उगलते रहते थे। और अंत में एक हाईकोर्ट जज ने, CIA ने एक हाईकोर्ट जज को इन्फ्लुएंस करके देवी अम्मा के खिलाफ जजमेंट ले लिया कि 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया। उस केस के जजमेंट की आप डिटेल्स लेना तो आपको लगेगा कि भाई ये तो एकदम बकवास जजमेंट है। इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी की गलती हुई थी, इंदिरा गांधी की तो कोई गलती थी ही नहीं, उसको उसकी गलती से 2 पैसे का फ़ायदा भी नहीं हुआ था। इंदिरा गांधी के सेक्रेटरी की गलती हुई थी और सेक्रेटरी ने कबूल किया, और वैसे देखो तो उसकी भी गलती नहीं थी, पर टेक्निकल पॉइंट पे भी मानो तो उसकी गलती थी। तो जो भी सज़ा करनी है करो उसको, लेकिन सीधी सज़ा जज ने देवी इंदिरा अम्मा को की कि भाई तुम 5 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकते, तुम्हारा इलेक्शन कैंसिल किया जाता है और अब तुम PM भी नहीं बन सकते। तो वो भी अच्छे PM के सामने हो सकता है। मान लो नरेंद्र मोदी PM बनते हैं तो उनके सामने जो भी 2-4 केस है, जैसे सोहराबुद्दीन का केस है, इशरत जहाँ का केस है, 2002 के राइट के केस तो चलते जाएंगे, अगले 20 साल तक चलते जाएंगे। तो किसी भी केस में सुप्रीम कोर्ट का जज उनके सामने वारंट निकाल के उनको PM की कुर्सी से बेदखल कर सकता है। वो सब कुछ भी नहीं हुआ तो अब 2013 में लोकपाल का कानून पास हो जाएगा। लोकपाल का कानून इसलिए पास हो जाएगा कि भारत सरकार ने UN में ये प्रॉमिस दिया है कि हम हमारे देश में लोकपाल का कानून पास करेंगे। और UN ने ये प्रॉमिस लिया क्यों? UN ने ये प्रॉमिस इसलिए लिया क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां भारत में लोकपाल सिस्टम चाहती है। UNCAC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, ये UN में पास हुआ कुछ 2007 में, 2008-2000 के इसके आसपास हुआ,
और भारत उस पर सिग्नेटरी कंट्री है। और उस UNCAC के सेक्शन 5 में आप प्लीज़ डाउनलोड कर लिए, UNCAC ड्राफ्ट आप करोगे तो पूरी PDF आ जाएगी 40-50 पेज की। उसके सेक्शन 5 में लिखा है कि हर एक देश अपने हर एक सिग्नेटरी कंट्री अपने देश में केंद्र स्तर पर और राज्य स्तर पर इंडिपेंडेंट कमीशन बनाएगा 5 लोगों का, 10 लोगों का, जिसके पास भ्रष्टाचार का केस हो तो किसी भी आदमी के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन करने की पावर होगी। और वो इंडिपेंडेंट कमीशन होगा, यानी मिनिस्टर उसको अपॉइंट करे या ना करे, लेकिन उसको नौकरी से नहीं निकाल सकते। इंडिपेंडेंट कमीशन, ये उसका मतलब होता है आमतौर पे। यानी वो लोकपाल ही हुआ इंडिपेंडेंट कमीशन का। वो शब्द, लोकपाल शब्द UNCAC में नहीं आता, पर उसकी जो सारी कैरेक्टरिस्टिक है वो आप देखोगे तो वही कैरेक्टरिस्टिक जन लोकपाल में है और वही कैरेक्टरिस्टिक सरकार के लोकपाल के ड्राफ्ट में है। तो 2013 में जब लोकपाल का बिल पास होगा तो सोनिया गांधी है वो अपने 10-15 चमचों को लोकपाल बना देगी। तो एक बार लोकपाल सिस्टम आने के बाद तो राज करेगा लोकपाल। लोकपाल के पास PM नहीं और शायद PM भी, और PM नहीं तो बाकी मिनिस्टर को तो जेल में भेजने का पावर होगा ही कि किसी के भी ऊपर भ्रष्टाचार का इल्ज़ाम डाल दो और जब तक बेल न मिले तब तक जेल। तो इस तरह से यदि PM अच्छे आ भी गए 2014 में तो PM के पास तो खास पावर रहेगा ही नहीं, अधिकतर पावर लोकपाल के हाथ में जाएगी। तो लोकपाल के मर्जी के अनुसार ही राज करना पड़ेगा। जो भी 5-10 लोकपाल आते हैं उनसे पूछ कर ही उसके बाद PM को स्टेप्स लेने पड़ेंगे। अब ऐसी स्थिति में ऑप्शन क्या रहता है PM के पास? जो भी PM बनता है, जब वो देखता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट मल्टीनेशनल कंपनी और मिशनरियों के हाथ बिकी हुई है, मीडिया सारा सुप्रीम कोर्ट और मिशनरी और MNC और मिशनरियों के हाथ में है, मेरे अधिकतर MP बिके हुए हैं, दबे हुए हैं, ये लोकपाल सारे के सारे बिके हुए हैं, मल्टीनेशनल कंपनी मिशनरी के एजेंट है, तो ऐसे केस में उसके पास 2 ऑप्शन रहता है। वो हेड ऑन कोलिशन कि सबकी ऐसी की तैसी, भले मैं रहूं ना रहूं, मैं तुमको एक्सपोज करके छोड़ूंगा, मैं तुम्हारा पावर भी कम कर दूंगा। तो ऐसे हालत में चांसेस काफ़ी है कि उसे मुंह की खानी पड़े। सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम से लड़ना इम्पॉसिबल है। मैं तो मुश्किल नहीं बोलता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि इतने सारे कंस्ट्रेंट, तुम्हारा एक हाथ इधर फंसा हुआ है, दूसरा हाथ इधर फंसा है, एक हाथ। ये सोहराबुद्दीन के केस में जैसे कि मान लो यदि CBI जो 3-4 पुलिस वाले जेल में है, वणजारा, अमीन, जो भी है, उनसे यदि एक लाइन लिखवा लेती है कि मैंने मुख्यमंत्री के आदेश पर सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर किया या इशरत जहां का एनकाउंटर किया, एक लाइन उससे लिखवा लिया, खत्म। दूसरे मिनट उसे जेल के दरवाजे के उस पार भेजा जा सकता है। आप पिछले गूगल कीजिए, अमित शाह गुजरात होम मिनिस्टर, तो पूरे आपको आर्टिकल्स मिलेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो SIT रखी है, CBI की SIT, उसने अमित शाह को जेल के अंदर पहुंचा दिया। 15-20 दिन जेल में रहा। वो होम मिनिस्टर था, नंबर 3 कह सकते हो गुजरात की मिनिस्ट्री में, नंबर 3 लेवल के आदमी, उनको जेल के अंदर पहुंचा दिया। 15-20 दिन जेल में रहना पड़ा। उसके बाद बेल मिली। कंडीशन क्या है कि वो गुजरात के अंदर नहीं आ सकते। यानी गुजरात के MLA, गुजरात के भूतपूर्व गृह मंत्री, उनकी हालत यह है कि वो अभी गुजरात के अंदर नहीं आ सकते। और वो वार्निंग शॉट था। किसी को भी डायरेक्ट दुश्मनी अमित शाह से है ही नहीं। यदि किसी को दुश्मनी है तो नरेंद्र मोदी से है। तो नरेंद्र मोदी को एक वार्निंग शॉट दिया था कि भाई देख, तेरे मिनिस्टर को जेल में पहुंचा सकते हैं, तो कुछ नहीं उखाड़ सकता, तो उसका कुछ नहीं बचा सकता। अब ज़्यादा कुछ पंगे लिए तो तेरी बारी भी आ सकती है। तो और इसमें मैं किसी का दोष नहीं दूंगा, मुख्यमंत्री के पास इतना पावर है भी नहीं कि वो प्रधानमंत्री या सुप्रीम कोर्ट के जज के सामने सर उठा सके। अब भारत का कॉन्स्टिट्यूशन देखो तो मुख्यमंत्री के हर एक डिसीजन है वो कब इम्प्लीमेंट होते हैं, जब गवर्नर उस पर साइन करता है। गवर्नर किसका चमचा होता है? प्रधानमंत्री का चमचा होता है। यानी कि जितनी भी विकास की योजना है, सारी विकास की योजना को ब्रेक मारनी हो तो प्रधानमंत्री के लिए 1 सेकंड का काम है, गवर्नर को बोल दे कि जितनी भी फाइल आती है दबा के रख दे, एक पे भी साइन मत कर।
तो सारे विकास के काम, सारे सब जितने भी काम करने हैं जिससे पब्लिसिटी या लोगों का भला हो, जो भी, वो सारे काम 1 सेकंड के अंदर रुक सकते हैं। और वो काम अभी तक हुए क्यों, उसका भी मैं आगे बताऊंगा कि क्यों मनमोहन सिंह या सोनिया गांधी गवर्नर को पूरा विकास रोकने के लिए आदेश नहीं देते। तो इस तरह से प्रधानमंत्री, यदि इतनी सारी लॉबियां हैं जो कि इतनी डीप रूटेड लॉबियां हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के पास इतना मीडिया है, इतने ये जुडिशरी में इतना डीप रूटेड है, तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा। इतने सारे हाथ पांव इधर उधर फंसे होते हैं, 2 मिनट के अंदर उसे बेदखल किया जा सकता है। या तो वो समझौता कर ले, तो समझौता किस तरह का होता है कि जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं वो मीडिया में ये दिखाएगी कि ये आदमी सर्वोपरि है, ये आदमी किंग है, लेकिन उसको काम वही करना पड़ेगा जो एमएनसी का है। उसके लिए आपको गूगल करने को कहूँगा, पार्क हंग ली, कोरिया पार्क हंग ली कोरिया का प्रेसिडेंट था, डिक्टेटर था, जनरल था, उसके बाद वो डिक्टेटर बना, बाद में प्रेसिडेंट बना। 1960s में 1960 में वो सत्ता पे आया, तो दिखाने के लिए वो रूलर था। पब्लिक में ये इमेज बना के रखी थी उसने कि वो सब कुछ शासन करता है, पर उसके अंडर सारा शासन है वो मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में आ चुका था। उसको सारी पॉलिसी मल्टीनेशनल कंपनियों के फेवर में बनानी पड़ी। मल्टीनेशनल कंपनी आई, जितनी कोरिया की कंपनियों ने बिकने से मना कर दिया, ख़त्म हो गई। वहाँ की लोकल इकोनॉमी तबाह हो गई और अमेरिका ने इस तरह की पॉलिसी बनाई कि यदि एक्सपोर्ट कोरिया का अमेरिकी मल्टीनेशनल कंपनियों के थ्रू आता है तो माल अमेरिका में बिकेगा, वरना नहीं बिकेगा। यानी कौन सी कंपनियों का धंधा बढ़ा? अमेरिका की मल्टीनेशनल कंपनियों का, उनका बिजनेस बढ़ा। और मल्टीनेशनल कंपनियों ने एक के बाद एक ऐसे कानून बनाने शुरू किए, जैसे कि उन्होंने सरकार के अंडर जो स्कूलें थी वो ख़त्म करवा दी, तो अधिकतर गरीबों के लड़के वो मिशनरी स्कूल में पढ़ने लगे। तो मल्टीनेशनल कंपनियों ने 1960 से लेके, कोरिया की बात कर रहा हूँ, साउथ कोरिया की, कि 1980 के बीच में जो पॉलिसी बनवाई, उसकी वजह क्या हुई कि 1960 में साउथ कोरिया में 5% क्रिश्चियनिटी थी, आज साउथ कोरिया में 40% क्रिश्चियनिटी है। और साउथ कोरिया सब कुछ बनाता है, टीवी बनाता है, मेमोरी चिप्स बनाता है, सीपीयू बनाता है, मोबाइल बनाता है, लेकिन हथियार एक भी नहीं बनाता। ना वहाँ पे फाइटर प्लेन बनते हैं, ना न्यूक्लियर वेपन बनते हैं, ना बायोलॉजिकल वेपन बनते हैं, ना केमिकल वेपन बनते हैं। यानी कि सेना की जहाँ तक लेना देना है, साउथ कोरिया 100% अमेरिका पे डिपेंडेंट है। तो इस तरह का एक सिनारियो खड़ा होता है जिसमें दिखने के लिए जो टॉप लीडर है, जो डिक्टेटर है, वो कंट्रोल में होता है, पर मिडिल लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन वो पूरा एक तरह से आउटसोर्स हो गया होता है, और वही लोग शो चलाते हैं। और वो मीडिया में ऐसा प्रोजेक्शन करता है कि भाई शो है, वो टॉप का लीडर चला रहा है। जैसे पाकिस्तान में था, दूसरा एग्जांपल दूँ, एक एग्जांपल मैंने दिया पार्क हंग ली, दूसरा एग्जांपल मैं देता हूँ जनरल जिया का। सब मानते थे कि भाई जनरल जिया शासन कर रहा है, पर जनरल जिया के हाथ में कुछ नहीं था, शासन पूरा उसके नाम पे CIA करती थी। था थोड़ा बहुत जनरल जिया के पास पावर था। अमेरिका नहीं चाहता था कि भुट्टो की हत्या हो, लेकिन उसने हत्या करवा दी। थोड़ा बहुत था उसके, जितना उसके पावर में तो उसका था। लेकिन जब जनरल जिया ने कुछ ज़्यादा ही डिमांड उसकी बढ़ गई, तो दूसरे दिन उन्होंने जनरल जिया की हत्या करवा दी, CIA ने प्लेन में बम रख के। तो इस तरह से एक फेक शो देश में शुरू हो जाता है, और ये डिक्टेटरशिप का बहुत बड़ा खतरा होता है कि मीडिया ऐसा दिखाएगी कि भाई डिक्टेटर या वो टॉप लीडर है वो कंट्रोल में है, जबकि अंदर से कंट्रोल है वो लॉबियों के हाथ चला गया होता है, जो कि मीडिया मैनेजमेंट कर रही है और जो पॉलिसी बनवा रही है। अभी जो सक्सेस है उसके बहुत सारे कारणों में एक कारण यह है कि गुजरात पहले से आगे था। 2001 में आप देखो तो गुजरात वॉज नंबर 1 स्टेट इन मैनी वे। उसका रीज़न ये है कि 1960s में, 1950s में, 19 आज़ादी के तुरंत बाद यहाँ पे बड़े पैमाने पे लैंड रिफॉर्म्स हुए। लैंड रिफॉर्म यानी कि जो बड़े ज़मींदार थे, जिनके पास मिलों की मिले ज़मीन थी, सरकार ने उनसे ज़मीन लेके छोटे किसानों को दी। उससे क्या हुआ कि एक तो जो पहले क्या था कि एक ज़मींदार है जिसके पास मिलों की ज़मीन है,
तो समृद्धि सारी उसके घर पे है। वो कलकत्ता में बंगले खरीद रहा है, बम्बई में खरीद रहा है, उसके घर पे रोड नाच गाना अय्याशी हो रही है। और और गांव में हर एक आदमी लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास है, बस खाने जितना उसको मेहनताना मिल रहा है। जब वो ज़मीन छीन के 1000-2000 छोटे किसानों को दी गई तो एक तो वो समृद्धि 2000 परिवारों में बढ़ गई, तो उनके लड़के पढ़ने लगे, कॉलेज जाने लगे, छोटे मोटे साइकिल स्कूटर व्हीकल खरीदने लगे। और जो खेत मजूर है, लैंडलेस लेबरर, उसके लिए डिमांड बढ़ गई। कैसे कि पहले तो एक ज़मींदार था, वो बोलता है कि मेरे यहाँ काम करना है तो कर, नहीं करना है तो मत कर, रोटी और सब्जी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। तो मिलो मिल तक कोई एम्प्लॉयर नहीं है, तो एक ही एम्प्लॉयर जो भी देता है वो स्वीकार लेना पड़ता है। लेकिन अब गांव में उस तहसील में 1000, 2000, 5000 छोटे किसान आ गए, तो हर एक किसान जो भूमिहीन मजदूर है उसको बोलेगा तू मेरे वहाँ, तू मेरे वहाँ, तो उससे भूमिहीन मजदूर की भी सैलरी बढ़ गई। तो 1950s में 1940s में आप देखो तो सौराष्ट्र एरिया जो था वो हाईली क्राइम इन्फेस्टेड एरिया था, बारवाटिया बोलते हैं, डकैतों का वहाँ बहुत बड़ा वहाँ त्रासदी थी। और 1955 के बाद पूरे एरिया में लॉ एंड ऑर्डर इतना अच्छा हो गया कि बड़ी संख्या में बिजनेसमैन बाहर से, गुजरात से, महाराष्ट्र से वहाँ के बिजनेस लगाने लगे। फिर इसलिए लैंड रिफॉर्म्स जो सौराष्ट्र में और गुजरात में हुए उसकी वजह से रूरल एरिया में गरीबी बहुत कम हो गई, उनका कंजम्पशन बढ़ गया, तो मिलें बढ़ने लगी। और इस तरह से गुजरात का इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो फर्स्ट गियर में आ गया। और वो काम दूसरे एरिया में क्यों नहीं हुआ? यूपी में, बिहार में। एक बार 1950 में बिहार के बारे में कहा जाता था इट इज़ द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेड स्टेट इन इंडिया, ये बिहार के बारे में 1950 में कहा जाता था। लेकिन वहाँ लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए। लैंड रिफॉर्म्स नहीं हुए इसलिए रूरल पॉवर्टी, जो देहाती एरियाओं में जो पॉवर्टी थी वो बड़े पैमाने पे बढ़ती गई, और उसकी वजह से क्राइम्स बढ़ते गए, और इंडस्ट्री नहीं आई, क्राइम्स बढ़ते गए, और एक के बाद एक प्रॉब्लम मल्टीप्लाई होते गए। दूसरा जो है रीज़न कि 2001 में नर्मदा का पानी गुजरात में आना शुरू हुआ। और एक और भी बात है कि पिछले 9 साल में गुजरात में अकाल नहीं पड़ा, वरना 1910 से जो अंग्रेजों ने रिकॉर्ड रखने शुरू किए बारिश के, 1910 से लेके 2000 तक हर 5 साल में 1.5-2 साल, मिनिमम 2 साल, 1.5-2 साल डेफिसिट रेनफॉल देखा गया है। जबकि 2001 से लेके 2009 तक 2011 तक एक भी 2003 से लेके 2011 तक एक भी डेफिसिट रेनफॉल नहीं हुआ। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इसकी वजह यह है कि ईश्वर को नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद है। और मैं भी इस बात में हफ्ते में 3 दिन मानता हूँ, मैं हफ्ते में 3 दिन भगवान में मानता हूँ, और इन 3 दिन में मानता हूँ कि गॉड लाइक्स नरेंद्र मोदी, और इसी वजह से उनके शासन में आने के बाद गुजरात में डेफिसिट रेनफॉल नहीं हुआ, अकाल नहीं पड़ा। इतना ही नहीं, गॉड से भी ज़्यादा पावरफुल जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनके सीएम बनते ही नर्मदा का जजमेंट आ गया और नर्मदा का पानी गुजरात में आने लगा। और किसी भी इकोनॉमी में पानी की बहुत बड़ी भूमिका होती है, पूरा एग्रीकल्चर है वो पानी पे चलता है, खास करके गुजरात जैसे एरिया में जहाँ वैसे ही रेनफॉल कम है। तो वहाँ जब नर्मदा का पानी आना शुरू हुआ तो इंडस्ट्री को, खेती को बड़े पैमाने पे पानी मिलना शुरू हुआ। नर्मदा का पानी आया इसलिए बिजली की सिचुएशन में भी राहत हुई। दूसरा, 9 साल में जो कुछ अच्छे डिसीजन लिए, काफ़ी अच्छे डिसीजन लिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की चोरी गुजरात में सबसे कम है, और वो उनके आने के बाद कम हुई, पहले भी कम थी। देखो इसमें 2 चीज़ें हैं, गुजरात में इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट पहले भी कम था और उनके आने के बाद और कम हुआ, और दूसरे राज्यों में इलेक्ट्रिसिटी की चोरी कम नहीं हुई। और इलेक्ट्रिसिटी की चोरी कम हुई क्योंकि पुलिस विजिलेंस बढ़ा, जो जीईबी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो इम्प्रूव हुआ। गुजरात में इलेक्ट्रिसिटी की चोरी होती है कुछ 4-5%। नॉर्मल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉस होता है, टेक्निकल लॉस जिसे बोलते हैं, वो होता है 6%। दुनिया के किसी भी कंट्री देख लो 5 से 6% होता है। अमेरिका, जापान, कोई भी कंट्री ले लो, वो नॉर्मल एंड एक्सपेक्टेड होता है, वो टेक्निकल लॉस है, वो चोरी नहीं है। उससे 1% भी ज़्यादा है तो समझ लो चोरी है। यानी गुजरात में कुछ 12% जितना है टीएनडी लॉस, यानी कि 7% चोरी होता है। लेकिन बाकी राज्यों में तो 30-35% है, यानी उसके मुकाबले तो गुजरात में कुछ नहीं हुआ। उसके बाद किसानों को जो बिजली दी वो मीटरिंग कर दी,
तो मीटरिंग से उनको ज़्यादा बिजली मिलने लगी, मतलब ज़्यादा घंटे बिजली मिलने लगी। बिजली का कम इस्तेमाल करते हैं, आप पानी नहीं बिगाड़ते, अच्छा है। पहले बिजली मुफ्त में मिलती थी तो ट्यूबवेल कभी बंद ही नहीं करते थे, तो पानी निकलता जाता था, वेस्ट होता जाता था। अब और उससे बड़ा काम जो किया वो कि 3 फेज की और सिंगल फेज की लाइन है वो काफ़ी एरिया में अलग करवा दी। तो इसकी वजह से सिंगल फेज है वो करीब करीब 24 घंटे आता है। तो 24 घंटे सिंगल फेज आता है तो कॉमर्शियल और रेसिडेंशियल का डेवलपमेंट अच्छा हो गया। क्योंकि पहले क्या होता था कि जब 3 फेज बिजली आती है तो लोगों ने अपनी फैक्ट्री और पंप खेतों में पंप चलाने शुरू कर दिए, बिजली इतनी है नहीं, यानी लोड शेडिंग करना पड़ा, यानी ऑफिस की बिजली भी बंद हो गई, घर की बिजली भी बंद हो गई। अब सिंगल फेज और 3 फेज अलग अलग कर दिया तो उसकी वजह से ऑफिसों की और घरों की बिजली चलती रहती है। और जहाँ 3 फेज, उसमें 2 तरह से है कि 3 फेज का मॉनिटरिंग इंप्रूव कर दिया, कुछ कुछ जगह लाइन अलग कर दी और कुछ कुछ जगह मॉनिटरिंग अच्छा किया कि भाई जिस दिन उनको बोला जाता है कि 3 फेज बंद रखना पड़ता है उस दिन वो बंद रखेंगे, बंद नहीं रखेंगे तो आधे घंटे में पकड़े जाएंगे कि ये लोग अभी भी 3 फेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इससे बिजली की स्थिति में काफ़ी सुधार आया। और पर इन सब के पीछे 2-3 चीज़ें देखिए कि जो लॉबियां देश में पावरफुल है, जिनका सुप्रीम कोर्ट के ऊपर वर्चस्व है, जिनका पीएम के ऊपर कंट्रोल है, वो फिलहाल उन्हें रोकना नहीं चाहती। वरना यदि वो लॉबियां इन्हें रोकना चाहती थी तो धड़ाधड़ इनके सारे कामों पे स्टे ऑर्डर आ जाता तो सांस भी नहीं ले पाते। भारत में जो एमएनसी मिशनरी लॉबी है वो इतनी पावरफुल है कि वो चाहे कि भाई किस चीफ मिनिस्टर को सांस लेने से रोकना है तो इतने सारे स्टे ऑर्डर आ जाएंगे 10 दिन के अंदर कि सांस भी नहीं ले पाएगा। देखो, भारत का वो दिन ख़त्म हो गया कि जब नेता कुछ चीज़ हुआ करती थी। भारत के पॉलिटिक्स में 1991 तक पॉलिटिशियन का शासन था। 1991 के बाद पॉलिटिशियन का शासन ऑफिशियली ख़त्म हो गया। नेहरू के समय यानी जवाहरलाल गाजी के समय कितना भी वो एकदम गिरा हुआ आदमी था, अच्छा नहीं आदमी नहीं था, पर वो पावर में था। वो बोले दिन तो दिन, वो बोले रात तो रात। लाल बहादुर शास्त्री पावर में थे, देवी इंदिरा अम्मा पावर में थी, वो बोले दिन तो दिन रात तो रात। राजीव गांधी पावर में थे। 1991 के बाद कोई चीफ मिनिस्टर ऐसा नहीं बोला, मतलब कि इतना स्ट्रांग नहीं है कि लॉबियों के सामने खिलाफ बोल सके या लॉबियों के खिलाफ कुछ कर सके। जैसे प्रधानमंत्री है नरसिम्हा राव, उसको तो मल्टीनेशनल कंपनियों ने ही प्रधानमंत्री बनवाया था, उसकी तो औकात ही नहीं थी, एमपी भी बनने की औकात नहीं थी, पार्टी में भी खत्म हो गया था और ग्रास रूट पॉलिटिक्स में तो उसका नामो निशान कब का खत्म हो चुका था। जब राजीव गांधी ने देखा कि ये तो एमएनसी का आदमी है, बिका हुआ आदमी है, इसको टिकट नहीं देनी है, तो उसमें इतना भी पावर नहीं था कि वो राजीव गांधी को कहे कि यदि मुझे टिकट नहीं दोगे तो मैं आपकी 5 सीट बिगाड़ दूंगा। उसने बोरी बिस्तरा बांध के कविताएं लिखनी शुरू की थी, कंप्यूटर सीखना शुरू किया था। इतना फ्री टाइम था उसके पास कि उसने कंप्यूटर में वर्ड प्रोसेसिंग सीख के अपनी बायोग्राफी उसने खुद कंप्यूटर में टाइप कर ली थी। और बोरा बिस्तरा बांध के आंध्र प्रदेश जाने वाला था तब राजीव गांधी की हत्या हुई और मल्टीनेशनल कंपनियों ने बोला कि आप पीएम बन जाओ, हम आपको पीएम बनने में मदद करेंगे। और वो पीएम बन गया और शर्त ये रखी थी कि आप मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाओगे, और उसने मल्टीनेशनल कंपनी की वो शर्त मान ली। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बन गया, अरे फाइनेंस मिनिस्टर बन गया। 1991 की बात कर रहा हूँ। तो देवी इंदिरा अम्मा के समय पॉलिटिशियन के हाथ में पावर क्यों था? क्योंकि उस समय मीडिया पॉलिटिशियन के अंडर में था। दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो वो सबसे बड़े मीडिया थे। अखबार तीसरे नंबरों पे था। क्यों? क्योंकि लोअर क्लास के पास अखबार खरीदने के पैसे नहीं थे, तो अपर क्लास और मिडिल क्लास है वो अखबार पढ़ता था, लेकिन जो लोअर क्लास है वो सिर्फ टीवी देखता था और ऑल इंडिया रेडियो सुनता था। और ये दोनों मीडिया देवी इंदिरा अम्मा के पास थे। दूसरा, न्यूज़पेपर के ऊपर पॉलिटिशियन का कंट्रोल था। कैसे कि न्यूज़पेपर है वो सब्सिडाइज न्यूज़ प्रिंट पे चलते थे। उस समय गवर्नमेंट या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट का 25-30% होता था, आज कम होकर 5-7% हो गया है। और जो पब्लिक सेक्टर थे, स्टील बनाने की कंपनियां, सीमेंट बनाने की कंपनियां, वो सब गवर्नमेंट के अंडर में थी। लाइसेंस कोटा रात था। यदि आपको सीमेंट इंपोर्ट करना है विदेशों से तो गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। तो पॉलिटिशियन है वो कंट्रोल करता था इंडस्ट्रियलिस्ट पे, और इंडस्ट्रियलिस्ट पे कंट्रोल था, बिजनेसमैन पे कंट्रोल था, इससे उसका कंट्रोल मीडिया पे था। उसका परिणाम यह आया कि देश का विकास रुक गया। वो कोई अच्छा सिस्टम था ऐसे में नहीं बोलता,
खराब ही सिस्टम था। अच्छा सिस्टम क्या, एकदम खराब सिस्टम था कि जिसकी वजह से देश का विकास रुक गया और उसकी वजह से 1991 में हमें मल्टीनेशनल कंपनियों और IMF की शर्तें माननी पड़ी। पर 1991 तक पॉलिटिशियन के पास इतना, 1989 तक पॉलिटिशियन के पास इतना पावर था कि वो भारत के अंदर सारी लॉबियों को दबा सके और बोल सके कि आप बाजू में रहो, मुझे ये करना है, ये होके रहेगा। लेकिन 89 के बाद धीरे धीरे सिचुएशन बदल गई। 91 में सिचुएशन पूरी बदल गई और 91 के बाद भारत के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री वो लॉबियों के कंट्रोल में आ गए। यानी जिनका अपना मास बेस था, जैसे नरेंद्र मोदी का मास बेस है, कैडर बेस है, यानी उनका RSS के अंदर कैडर बेस है और RSS का मास बेस है। अभी नरेंद्र मोदी का डायरेक्ट मास बेस भी है, लेकिन 2003 में नरेंद्र मोदी का डायरेक्ट बाई मास बेस नहीं था, उनका कैडर बेस था। RSS के अंदर वो नंबर 1 पॉपुलर लीडर थे और RSS का, बीजेपी का मास बेस था कि भाई कांग्रेस से ये कम खराब पार्टी है, इस पार्टी को शासन में लाना चाहिए। पर अब मीडिया के पास, MNC मिशनरियों के पास इतना पावर है कि मीडिया 70-80% उनके पास है, प्रिंट मीडिया उनके पास है, टीवी चैनल उनके पास है। इकोनॉमी में क्रिटिकल कंपनीज ये चलाते हैं। क्रिटिकल कंपनीज यानी कि फ़ोन कंपनियाँ, मोबाइल फ़ोन कंपनियाँ, आप देखो अधिकतर विदेशी है। उन्होंने यदि स्पेयर पार्ट भेजने बंद हो गया तो बंद हो जाएगा। इसी तरह से जो पावर प्लांट है वो भी काफ़ी सारे इम्पोर्टेड है। उन्होंने यदि स्पेयर पार्ट भेजने बंद हो गए तो एक के बाद एक पावर प्लांट बंद हो जाएंगे। तो इतना सारा अब मटेरियल इकोनॉमी के ऊपर स्टेप बाय स्टेप कंट्रोल है। जैसे बैंकों के अंदर चेक क्लियरेंस में जो माइकर के इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कौन कंपनी सप्लाई करती है? ओलिवेटी। ओलिवेटी किसकी कंपनी है? सिटी बैंक की, अमेरिका की। यदि सिटी बैंक ने बोला कि भाई ये मशीन भेजना बंद कर दो तो जितने मशीन है वो चलते जाएंगे। एक मशीन बिगड़ा, चेक क्लियरेंस स्लो हो गया, दूसरा मशीन बिगड़ा, चेक क्लियरेंस और स्लो हो गया, चेक क्लियरेंस बंद हो जाएगा। तो अब जो लॉबियां हैं वो इतनी पावरफुल है कि वो दिन गए फिलहाल कि नेता कितना भी स्ट्रांग हो, नेता लॉबियों को दबा सके, वो दिन खत्म हो गया। तो इसलिए जो परसेप्शन खड़ा कर किया जाता है कि इनके पीएम बनने के, नरेंद्र मोदी के पीएम बनने से सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, स्वदेशी मतलब स्वदेशी नीतियाँ भारत में आ जाएगी, मल्टीनेशनल कंपनी मिशनरियों का दुष्प्रभाव है वो कम हो जाएगा। वो अतिशयोक्ति है कि मतलब एक आदमी एक हाथ से 20 किलो वजन उठाए, 100 किलो वजन उठाए, चलो ये भी मान लिया, एक हाथ से 200 किलो वजन उठाए, लेकिन कोई कहे कि भाई एक हाथ से 5000 किलो वजन उठा सकता है, 10,000 किलो वजन उठा सकता है, तो वो मटीरियली इम्पॉसिबल है। और इसी तरह से ये मानना कि एक आदमी है वो बहुत बड़े परिवर्तन लाएगा, वो मटीरियली इम्पॉसिबल है। और यदि वो मटीरियल, उसने परिवर्तन इस तरह से लाने शुरू किए कि एक के बाद एक सेक्टर उसने MNC के हाथ में देना शुरू किया कि भाई सोलर प्लांट आप मैनेज करो, इलेक्ट्रिसिटी आप मैनेज करो, तो वो कंपनियां शुरुआत में मिशनरियों को सपोर्ट नहीं करेगी क्योंकि उन्हें PM को टिकने देना। लेकिन जब वो उनका पूरा सर से पांव तक बेस आ जाएगा तो मिशनरियों को प्रमोट करके धीरे धीरे सारे मंदिर हथिया के और जो भी उनके दूसरे हटकंडे, वो मैंने और वीडियो टेप में बताया कि किस तरह से हमारे मंदिर है वो मिशनरियों के हाथ में जा रहे हैं और उसके द्वारा सब ख़त्म हो सकते हैं। अब अंत में पहले तो मेरा जो ग्रुप है राइट टू रिकॉल ग्रुप, और मेरे ग्रुप का मकसद है भारत में राइट टू रिकॉल वगैरह के कानून लाना। तो फिर ये वीडियो टेप बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी? ये वीडियो टेप बनाने की ज़रूरत इसलिए क्योंकि कुछ जो मोदी भक्त है वो कहते हैं कि कोई ज़रूरत नहीं है दुनिया में, देश में राइट टू रिकॉल वगैरह कानून लाने की, बस एक व्यक्ति को PM बना दो, काफ़ी ज़्यादा है। मोदी साहब ने ऐसा कभी नहीं कहा, नरेंद्र मोदी ने ऐसा नहीं कहा कि देश में राइट टू रिकॉल के। ये कुछ मोदी भक्त है, वो जैसे कहते हैं ना, मोर लॉयल देन द किंग, कि असील सुस्त वकील चुस्त। वो कुछ हद से ज़्यादा मोदी की वकालत करते हैं कि देश में एक भी राइट टू रिकॉल PM, राइट टू रिकॉल MP, राइट टू रिकॉल के कानून की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ज्यूरी सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, MRCM की ज़रूरत नहीं है, वेल टैक्स की ज़रूरत नहीं है, बस इनको PM बना दो, सारा काम हो जाएगा। और एक पॉइंट के बाद वो जब राइट टू रिकॉल वगैरह का प्रचार होता है तो वो एंटी मोदी कहते हैं। मुझे एंटी मोदी क्यों कहते हैं कि भाई 24 घंटे में से आपने 23.5 घंटे 24 घंटे मोदी की प्रशंसा क्यों नहीं की? आप क्यों राइट टू रिकॉल की बात करो? मतलब मोदी के फेवर में बोलने के सिवा कुछ भी बोला
अगेंस्ट में तो कुछ बोला नहीं है मैंने, पर फेवर के बोलने, राइट टू रिकॉल के बारे में बात की, और इसलिए मैंने 1 घंटा राइट टू रिकॉल की बात किया नहीं, 1 घंटा मैंने मोदी के फेवर में नहीं बोला, यानी उनकी नज़र में मैं एंटी मोदी हो गया। ये मोदी भक्तों की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं अभी उनको कह दूं कि मेरा जो राइट टू रिकॉल पीएम का ड्राफ्ट है वो मोदी के फेवर में जाता है। मैंने राइट टू रिकॉल पीएम की मांग की है, ये मेरा रेफरेंस मटेरियल है rahulmehta.com/301.pdf। मैं फिर से लिंक रिपीट करता हूँ, rahulmehta.com/301.pdf मेरे राइट टू रिकॉल पार्टी का मैनिफेस्टो है। उसमें चैप्टर 6 है राइट टू रिकॉल पीएम, और चैप्टर 6.6 पे ये मैंने ड्राफ्ट दिया है राइट टू रिकॉल पीएम का। ये ड्राफ्ट यदि गैजेट में छपता है तो भारत के नागरिकों को राइट टू रिकॉल पीएम की प्रोसीजर मिलेगी, यानी कि 15 दिन के अंदर, महीने के अंदर वो मनमोहन सिंह को निकाल के नरेंद्र मोदी को पीएम बना सकते हैं। तो यदि आप नरेंद्र मोदी के सच्चे भक्त हो तो मैं आपको कहूँगा कि आपको ये राइट टू रिकॉल पीएम को सपोर्ट करना चाहिए। ये कागज़ यदि ड्राफ्ट में गैजेट में छपता है तो मोदी साहब महीने के अंदर पीएम बन सकते हैं, और मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं इस ड्राफ्ट को सपोर्ट करता हूँ। मैं ना मोदी साहब के खिलाफ हूँ ना फेवर में हूँ। मेरा मकसद मेरी दौड़ राइट टू रिकॉल से शुरू होती है और वहाँ ख़त्म होती है। राइट टू रिकॉल पीएम के आने के बाद उनकी पीएम की संभावना बनने की संभावना अच्छी है, शायद महीने 2 महीने में पीएम बन जाए। ऑल पावर्स टू हिम, और ग्लोरी टू हिम, ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। पर जो अब कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ आता है, और मोदी भक्तों को अब इसका जवाब देना है कि यदि आप नरेंद्र मोदी को पीएम बनाना चाहते हो तो दूसरी कंडीशन ये क्यों रखते हो कि 2014 में, आज क्यों नहीं, 1 महीने बाद क्यों नहीं? चलो आज का मतलब है कि महीने 2 महीने में क्यों नहीं? क्यों तुम कहते हो कि नहीं 2 साल तक इंतजार करो, 2014 तक इंतजार करो? मैं तो कहता हूं कि आज ही उनको पीएम बनने का मौका दिया जाए। कैसे कि राइट टू रिकॉल पीएम का गैजेट अगर ड्राफ्ट हम गैजेट में छपवाते हैं और ये गैजेट में छप जाता है तो आज उनको पीएम बनने का मौका मिल जाएगा, और बन भी जाएंगे। और इसी तरह से देश का भला हो जाएगा। मनमोहन सिंह तो अभी देश का बट्टा बिठा रहा है, एक के बाद एक। आपने देखा ये अभी कोयले का स्कैम, उसमें उसने सीएजी को धमका के, या जो भी सीएजी को पैसा दिया या धमकाया कि 25 लाख करोड़ का स्कैंडल था, अब सीएजी बोल रहा है कि 2 लाख करोड़ का है। तो ये तो मनमोहन सिंह तो एक के बाद एक स्कैंडल किए ही जा रहा है। तो जितनी जल्दी हो इसको नौकरी से निकाल के, मैं नरेंद्र मोदी को पीएम बनाने के फेवर में हूँ, और इसलिए मैं चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप राइट टू रिकॉल पीएम ड्राफ्ट को गैजेट में डालने की बात को आगे बढ़ाइए। आप प्रधानमंत्री को, कांग्रेस के मिनिस्टरों को, बीजेपी के एमपीओ को, सांसदों को कहो कि वो प्रधानमंत्री को कहे कि वो राइट टू रिकॉल पीएम का ड्राफ्ट गैजेट में छापे। और यदि पीएम मना करते हैं तो चलो, पीएम के मनमोहन सिंह के खिलाफ हमें एक और पॉइंट मिलेगा कि ये आदमी कितना कमीना है कि राइट टू रिकॉल पीएम की बात को स्वीकार करने से मना कर रहा है। और यदि बीजेपी के एमपी और कांग्रेस के एमपी यदि मना करते हैं इस बात को सपोर्ट करने से, तो वो एक्सपोज हो जाएंगे कि भाई ये आदमी, ये एमपी एमएलए है, वो आम आदमी के हितों के खिलाफ है। तो मैं समापन करूंगा कि एक आदमी अच्छा पीएम बन जाए उससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ऐसा नहीं होता। लाल बहादुर शास्त्री, देवी इंदिरा अम्मा, राजीव गांधी, हमें अच्छे पीएम मिले। राजीव गांधी बहुत अच्छे पीएम नहीं थे, पर जो मैंने कहा कि उनके क्रिमिनल एक्ट है कि उन्होंने सिखों की हत्या करवाई, जिनके लिए उन्हें 1000 बार फांसी होनी चाहिए। कोई माफ़ी की, कोई उसमें बेनिफिट ऑफ डाउट देने की या कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो काम किए टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र में, कंप्यूटराइजेशन ऑफ इंडिया, और काफ़ी अच्छे काम किए। उन्होंने गलती ये की कि आईएमएफ और एनआरआई से पैसा लेना शुरू किया। यदि उन्होंने 100% स्वदेशी तरीके लिए होते तो सफल हो गए होते, और 1990 में वो इकोनॉमिक पॉलिसी बदलने वाले थे। उन्होंने देख लिया था कि ये वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, वो सब निकम्मी संस्थाएं, एनआरआई से भी पैसा नहीं लेना चाहिए, जो हो सके वो देश में ही करना चाहिए। खैर, तो देश में अच्छे पीएम आए और उनकी हत्याएं हो गई, या तो उनको दबा दिया गया। बाकी देशों का आप इतिहास देखो तो बहुत सारे देशों में अच्छे बुरे नेता आए, उनको दबा दिया गया या उनका असैसिनेशन हो गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है। 1 आध 2 नेता अपनी जान बचाने में सफल हो जाते हैं, जैसे फिडेल कास्ट्रो। तो
तो उसकी वजह कि वो बहुत ज़्यादा करीब है और उनको दबा तो दिया गया। अमेरिका ने इतना तो कंट्रोल ला दिया कि फिडल कास्ट्रो ने बाकी देशों में सैनिक मदद भेजने में मना किया और क्यूबा के अंदर बायोलॉजिकल वेपन, केमिकल वेपन और न्यूक्लियर वेपन उन्होंने नहीं आने दिए। यानी क्यूबा को उन्होंने एक पॉइंट से ज़्यादा मजबूत जो बनाने की बात थी वो योजना पे उन्होंने रोक डाल दी, क्योंकि फिडल कास्ट्रो को लगा कि मैं ज़्यादा करने जाऊंगा तो मेरी हत्या हो सकती है। और जब स्ट्रांग लीडर या डिक्टेटर का शासन आता है तो जूनियर स्टाफ है वो करप्ट हो जाता है और जो ऑनेस्ट जूनियर स्टाफ है उसका मोटिवेशन कम हो जाता है। वो देखता है कि भाई क्रेडिट तो मुझे मिलेगी नहीं, क्रेडिट तो सारे बड़े लोग ले जाएंगे, तो उनकी एफिशिएंसी में कमी आ जाती है। और इंडिया की सिचुएशन देखो तो ये मानना कि 550 में से 300-400 एमपी ईमानदार आ जाएंगे 214 में, दिवा स्वप्न है। आ भी गए तो उसके बाद राज्यसभा एक दूसरा हर्डल है, वहाँ पे मेजोरिटी नहीं आने वाली बीजेपी की 2014 में। वहाँ दोनों से कानून पास हो गया तो वहाँ सुप्रीम कोर्ट तो है ही थर्ड राउंड में। और उसके बाद एक्सटर्नल एग्रेशन, मतलब इतने सारे जो प्याज होता है कि एक के अंदर लेयर, तो इतनी सारी लेयर को एक आदमी तोड़ सके, ये उम्मीद करना कि अभिमन्यु एक के बाद 1000 चक्रव्यूह भेद देगा, वो अतिशयोक्ति है। तो मैं जो उपाय प्रपोज करता हूँ वो ये है कि देश में अच्छे कानूनों का प्रचार हो। हमने 65 साल गवा दिए कल्कि के अवतार का इंतजार करने में, या तो आदमी को कल्कि की तरह उभारने में। कल्किवाद मैं जिसे कहता हूँ कि एक अच्छा नेता आएगा और परिस्थिति सुधार लेगा, मैं उसे कल्किवाद कहता हूँ कि हम कल्कि के अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। और उसके बजाय अच्छे कानूनों का प्रचार हो, राइट टू रिकॉल, ट्रांसपेरेंट कंप्लेंट फाइलिंग प्रोसीजर, MRCM, और अच्छे कानून देश में आए तो अपने आप जो भी अच्छे IAS IPS है उनको काम करने में आसानी होगी, उनको उभर के आने में आसानी होगी। जो बुरे लोग हैं जुडिशरी में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, मिनिस्ट्री में, MP MLA में, IAS IPS में, उनको दबाने में, उनको कमज़ोर करने में आसानी रहेगी, लोगों को, अच्छे अधिकारियों को। और इस तरह से अच्छे कानूनों के द्वारा देश का भविष्य सुधारा जा सकता है। धन्यवाद।